नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल मोहित शर्मा में। दोस्तों, एसएससी जीडी की भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था की जो पहली क्लास थी दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम हैं जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सेकंड क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा कब दिया गया, किस अनुच्छेद के माध्यम से। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम इसका आंसर देखते हैं। तो धारा 370 के अनुसार जो है भारतीय संविधान द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, देखते हैं आंसर। तो आंसर में आया है दोस्तों राजस्थान। तो जो राजस्थान वह राज्य है जिसने भारतीय राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहले जो है उपयोग किया था या इसे अपनाया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या उद्देशिका प्रस्तावना में। तो दोस्तों, आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आंसर है वो है उद्देशिका प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक जो उपबंध होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं या निलंबित रहते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, वो पहला है कि राज की नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार होते हैं जो, या न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों, आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मूल अधिकार। तो दोस्तों, जब भी आपातकालीन की स्थिति आती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो दोस्तों जो लोगों के जो मूल अधिकार होते हैं, जो हमारे देश के जो नागरिक होते हैं, उनका जो मूल अधिकार उनको दिए गए होते हैं, वो उनसे कुछ समय के लिए छीन लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खान खतरनाक काम में नियुक्ति करने की मनाही है। यानी कि जो सरकार द्वारा है, संविधान द्वारा बच्चों को कितनी उम्र तक जो है काम करने से मना किया गया है, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई भी खतरनाक काम हो। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों 14 वर्ष। तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको किसी भी फैक्ट्री या कोई भी काम करने से, इस तरह के काम करने से मना किया गया है। दोस्तों, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस समय उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों गोवध यानी कि गाय के वध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है। तो दोस्तों, ये संविधान में देखते हैं कि संविधान में जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है प्रविष्ट 17 अनुसूची 7 में सूची 3 पशुओं पर क्रूरता का निवारण, यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, या तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपातकालीन शक्तियां, या चौथा ऑप्शन है कि निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48। तो निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48 में दोस्तों गौवध यानी कि गाय के वध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक जो अधिकार निहित हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए, दोस्तों जो हमारा समाज है उसमें जो कमजोर वर्ग है उसके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संवैधानिक या संविधान का कौन सा प्रावधान है जो अधिकार देता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 14, 16, 46 और 19। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दोस्तों जो नौकरियां हैं, जो भी नौकरियां मिलती हैं दोस्तों, जैसे कि अभी एसएससी है, एमपी पुलिस है, तो उसमें जो समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो कमजोर वर्ग होता है, जो पिछड़ा हुआ है, उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान जो है अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 16 के अनुसार दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनने या निर्वाचित सदस्य के बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? दोस्तों कभी भी जब चुनाव होता है तो दोस्तों चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी उम्मीदवार का जो लेखा जोखा है वो गलत होने पर या विफल होने पर उसे कुछ समय के लिए निर्वाचित सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो उसकी जो है दोस्तों टाइम लिमिट बतानी है कि वह कितने टाइम के लिए उसे अयोग्य घोषित कर सकता है चुनाव आयोग। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों जो चुनाव आयोग है वो 3 वर्ष के लिए किसी भी चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उसके लिए अयोग्य घोषित कर सकता है यदि वह लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाने का अधिकार दिया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 246। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों कानून के सामने समानता का अधिकार। दोस्तों एक राजनीतिक अधिकार है, कानून के सामने समानता का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जो दोस्तों न्यायपालिका होती है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कानून बनाना, कानून का निष्पादन करना, कानून का न्याय निर्णय या कानून को लागू करना। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो है कानून का न्याय निर्णय करना, यानी कि जो संविधान के अनुसार दोस्तों किसी भी विषय पर या कोई भी हिंसा होने पर उस पर जो है निर्णय देना है जो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है। दोस्तों इसके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय की निधि से या भारत की संचित निधि से या वित्त आयोग से। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों भारत की संचित निधि से। तो दोस्तों जो भारत की जो निधि संचित की जाती है उसके द्वारा है जो भारत के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है और जो भत्ता है वो यहीं से बनता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। दोस्तों ऑप्शन है कि कानून की समान सुरक्षा की या कानून के सामने समानता की या आर्थिक संसाधनों की समान वितरण की या कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों कि कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो भारतीय नागरिकों को कानून के सामने समानता का और कानून की समान सुरक्षा का अधिकार देता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 19 है वह क्या प्रदान करता है? दोस्तों ऑप्शन है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है वो हमारे लिए 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मूल अधिकार
किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो दोस्तों हमारे जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस अधिकार के द्वारा है सुनिश्चित किए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा और जाति। दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों भाषा। किन आधारों पर वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? दोस्तों अगर देखा जाए संविधान के हिसाब से तो जन्म स्थान में अगर कोई भेदभाव करता है तो वो गलत है, प्रजाति में करता है या जाति में करता है तो वो गलत है, लेकिन भाषा में अगर कोई भेदभाव करता है तो दोस्तों वो पूर्णतः वर्जित नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का जो है अधिकार रखता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो दोस्तों इसका इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो सभी राज्यों की समानता, जनसंख्या के आधार पर, राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, जनसंख्या एवं विकास के आधार पर दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधि आधार दिया जाता है। जितनी जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व का जो है आधार दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, या संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, या कोई भी नहीं? तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के को भंग करने के लिए सक्षम होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमिकस क्यूरिये कौन होता है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है मुकदमेबाजी में किसी अंतराय का वकील, न्यायालय का मित्र, या जनहित में मुकदमा लड़ने वाला, या प्रतिवादी का वकील। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों न्यायालय का मित्र। तो एमिकस क्यूरिये जो होता है दोस्तों न्यायालय का मित्र होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो 4 दिए गए हैं। दोस्तों पहला है कुल सदस्य संख्या 1/3, कुल सदस्य संख्या 1/4, कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग, या कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों कुल सदस्य का 1/10वां भाग है जो दोस्तों वो संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दोस्तों कुल सदस्य का 1/10वां भाग चाहिए होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, या देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, या कानूनों के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, या संविधान का आवधिक पुनरीकरण करना। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों कानूनों के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों
को मान्यता किस आधार पर दी गई है? दोस्तों धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या कुल जनसंख्या के साथ उस वर्गीय की जनसंख्या के अनुपात, या रंग के आधार पर? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता है दोस्तों वो धर्म के आधार पर दी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ दूं कि भारत में संसदीय व्यवहार में शून्य का जो काल है वह कब शुरू हुआ था? 1952 में, 1962 में, 1972 या 1982 में? दोस्तों इसका आंसर है जो है 1962 है। तो जो भारत में जो संसदीय व्यवहार में जो शून्य काल है दोस्तों 1962 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है लेखानुदान का अर्थ है। लेखानुदान का अर्थ है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, या वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति, या CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति, या विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है दोस्तों कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों में संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति लेखा अनुदान का जो है अर्थ होता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रपति का आदेश, 105वां संविधान संशोधन, 107वां संविधान संशोधन, या 108वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की प्रक्रिया को दोस्तों निरस्त किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वह भी SSC GD की जो तैयारी है दोस्तों अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।